ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है अभ्यास श्रृंखला की 10वीं कड़ी। आज की चर्चा का विषय है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। इसमें भाग ले रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर शुभकांत मोहपात्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। नमस्कार, मैं हूँ विनीता और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम अभ्यास। इस बात से हमारे लिसनर जरूर इत्तेफाक रखेंगे कि इन दिनों क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी व्यथित हैं लोग। कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और हम इसे मना भी रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि इसके प्रति हमारी जागरूकता रहे बरकरार। आज का विषय भी बस ऐसा ही कुछ है, यानी कि एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज। इस विषय पर व्हाट्सएप नंबर 9289094044 और ईमेल आईडी abhyas.airnews@gmail.com पर हमें बहुत सारे प्रश्न प्राप्त हुए हैं और स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर शुभकांत महापात्रा, जो इग्नू के भूगोल विषय के प्रोफेसर हैं और वो देंगे आपके उन सवालों के जवाब। सबसे पहले तो सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में। धन्यवाद। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमारे श्रोता आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन कार्यक्रम का आगाज हम आमतौर पर करते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट से। तो आइए सुनते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट। भारत अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करके पर्यावरण की रक्षा करने में सबसे आगे रहा है। इसके लिए इसने कम कार्बन प्रौद्योगिकियों में भारी निवेश किया है, नवीकरणीय ऊर्जा पर स्विच किया है और वनों की रक्षा के अपने प्रयासों को तेज किया है। इस प्रक्रिया के दौरान इसने लाखों कार्बन क्रेडिट या प्रमाणित उत्सर्जन कटौती प्राप्त की। एक प्रमाणित उत्सर्जन में कमी, जिसे CER के रूप में भी जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सदस्य देशों को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने के लिए जारी किया गया एक प्रमाण पत्र है। ये आमतौर पर सदस्य राज्यों को स्वच्छ विकास तंत्र के उपयोग के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस में कमी प्राप्त करने वाली परियोजनाओं के लिए जारी किए जाते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश यानी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अनुबंध 1 के रूप में मान्यता प्राप्त, साथ ही कंपनियां CER का उपयोग अपने उत्सर्जन लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करने के लिए कर सकती हैं। उदाहरण के लिए गूगल, अमेज़न और एप्पल जैसी कंपनियों ने एक निश्चित तारीख तक नेट जीरो जाने की कसम खाई है। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को पूरी तरह से रोकना या उन सभी को वापस अवशोषित करना संभव नहीं, इसीलिए ये कार्बन क्रेडिट खरीदकर अपना वादा निभाते हैं। भारत एक विकासशील देश है। इस संदर्भ में भारत की ऊर्जा आवश्यकता को अगर हम ध्यान में रखें तो कार्बन क्रेडिट की प्रणाली का लाभ कैसे आ सकता है? कार्बन क्रेडिट का जो प्रणाली है ये बहुत नया है और हाल ही में जो भारत सरकार है उसको कमिट किया है कि हम भी कार्बन क्रेडिट शुरू करेंगे। इससे पहले विदेशों में होता था लेकिन भारत में नहीं हुआ था। उसका जो आप एक इस तरीके से समझिए कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, जो वायु में छोड़ते हैं, चाहे फैक्ट्री हो, व्हीकल से हो, वही मेन कारण होती है आपका जो बाद में क्लाइमेट चेंज कह लीजिए या भूमंडल तापन कह लीजिए, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसका एक मेजर फैक्टर हमने माना है। उसके पीछे कारण ये है कि सपोज इसको रोकना है तो रोकने के बहुत सारे तरीका है। एक तरीका लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जो इसको कर रहे हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है इंट्रोड्यूस किया गया है। उसका जो तरीका होता है 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जितना 1 टन जो एमिट करते हैं उसको बचाने के लिए हम जब कोई एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीका बताते हैं कि हम इस तरीके से आगे से ये 1 टन एमिट नहीं करेंगे, और इस तरीके से जब आप कमिट करके आप बताएंगे कि मैं इस प्रणाली में 10 टन एमिट नहीं करेंगे, तो इसके मतलब आपको 10 कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा। उसका बैंक बनाने की भी बात हो रही है, कार्बन क्रेडिट बैंक, ताकि आप उसको एक्सचेंज भी कर पाए। जैसे अभी कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस है, उन्होंने कमिट किया है कि हमारे इंडस्ट्रीज 10 साल में
इतने सारे कार्बन क्रेडिट इकट्ठा कर लेगा, तो आप उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अब हम रुख करते हैं अपने लिसनर्स के भेजे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, मेरा नाम हिमानी है, मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि मानसून क्या होता है और मानसून की क्या विशेषताएं हैं। मानसून जो होती है, हम इसको एक सीजनल विंड्स के 3 तरीके की होती है। एक होती है ट्रेड विंड, हम इसको कहते हैं, जो ग्लोबल विंड होती है, ग्लोबल विंड पैटर्न साल भर चलती रहती है। एक होती है सीजनल विंड, जो कि एक सीजन के साथ चलती है, और एक होती है लोकल विंड, जो काल बैसाखी कह लीजिए, लू कह लीजिए, ये सारे स्थानीय या लोकल विंड होती है। तो मानसून आता है सीजनल विंड्स। वो मानसून में क्या होता है कि जो ये रिवर्सल ऑफ विंड पैटर्न, एक समर में, गर्मी में आपका एक तरीके से एक विंड पैटर्न देखने को मिलेगा, और एक विंड पैटर्न आपको देखने को मिलेगा ठंड के टाइम। ज्यादा जो वो है समर मानसून अभी आ चुका है, तो क्योंकि वो अंडमान छू चुकी है और केरला के कोस्ट में भी टच कर चुकी है, जिसको हम कहते हैं 1 जून को टच करती है केरला के कोस्ट। ये मानसून जो होती है वो सीजनल विंड पैटर्न में आती है। उस टाइम का सिचुएशन को आप देखेंगे तो ऐसा होता है कि उस टाइम जो लैंड मास होता है वो ज्यादा गर्म रहता है कंपैरेटिवली, समंदर उस हिसाब से ठंडा रहता है। तो जनरली जो वायु का प्रभाव होती है वो होती है कि गर्माहट जहाँ पे ज्यादा होगा वहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, निम्न दबाव बनेगा, और उच्च दबाव वाले एरिया से वो फ्लो करेगा। ये जो समर मानसून क्या होता है कि जब ये फ्लो करता है, ये समंदर के होते हुए आता है, बहुत दूर तक ट्रैवल करता है, तो वो बहुत सारे जल वाष्प के आकार में लेके चलता है, मॉइस्चर लेडन रहता है, और वो जब फिर वो कांटेक्ट में आता है तो फिर वो रेनफॉल होती है। हम इसको ज्यादातर हम समर मानसून कहते हैं। इसका जस्ट रिवर्सल होता है विंटर मानसून, जब आप किसी जगह रिट्रीटिंग मानसून भी हम कहते हैं। तो इंडिया में आप देखेंगे इसका जो बारिश होती है, क्योंकि वो स्थल भाग से चलती है, सिर्फ हमारे मैं भारत के संदर्भ में भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो सवाल पूछे वो उसको उससे जोड़ पाएंगे। अदरवाइज ये तो साउथ एशिया में भी होती है, दक्षिण गोलार्ध में भी होती है, लेकिन ज्यादातर साउथ एशिया में ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। ये जब रिट्रीटिंग मानसून होती है, क्योंकि ये स्थल भाग से चलता है, तो वो क्या होता है, इतना बारिश नहीं करती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ये जब बे ऑफ बंगाल या बंगाल के खाड़ी क्रॉस करके जाती है, सब जगह पे आपको देखने को मिलेगा बारिश समर मानसून में दूसरे पार्ट पे। लेकिन जो कोस्टल पार्ट है वहाँ पे सिर्फ हमारा रिट्रीटिंग मानसून से बारिश होती है, वो नवंबर और दिसंबर में बारिश होती है। तो हमारे देश में एक ही जगह है जहाँ पे कि रिट्रीटिंग मानसून में ही ज्यादातर बारिश होती है। यहाँ पे आप चेन्नई में आपको समर मानसून में ज्यादा बारिश नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँ, ये जो रिवर्सल ऑफ विंड पैटर्न हम कहते हैं, सीजनल विंड पैटर्न, इसको मानसून कहते हैं। ये अरबिक वर्ड मौसम से आया हुआ है। अगला सवाल है, आई एम यशवंत चौहान फ्रॉम Gazipur, UP. My question is, what is being done to reduce the global warming that leads to climate change by state government and center? My next question is, what if the rates of cycles are reduces to their half? AC, cooler, etc. are brought to 28% of slab. ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है? जैसे देश, सरकारी और केंद्र द्वारा जलवायु परिवर्तन होता है, क्या होगा यदि साइकिल की दरों को उनके आधा कर दिया जाए? एसी, कूलर गेट स्तर के 28% तक लाया जा सकता है। इसी तरह के सवाल और भी कुछ लोगों ने पूछे हैं। मनोज कुमार फरीदाबाद से। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं फरीदाबाद से हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोकें? 2 सवाल है। एक पहले तो पूछे ग्लोबल वार्मिंग होता क्या? ग्लोबल, जिसको हम हिंदी में भूमंडलीय तपन कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है कि ये जो भूमंडल है इसका एक एवरेज टेम्परेचर है। उस एवरेज टेम्परेचर से जब हम वेरिएशन करते हैं, सपोज हम मानते हैं कि एवरेज टेम्परेचर है 14 डिग्री, हमारे जो दिनचर्या, जीवन शैली, ये सारे रहा है, जिसकी वजह से हमने क्या किया है कि उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा किया। इससे पहले आपको ग्लोबल वार्मिंग समझने के लिए आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीन हाउस का इफेक्ट जो होता है, जैसे मिड लैटिट्यूड कंट्री में क्या होता है, वहाँ पे सूरज बहुत देर तक निकलता नहीं। फसल उगाने के लिए वो क्या करते हैं, ग्लास हाउसेस बनाते हैं, जिसके कि अंदर सूरज के किरणें आ जाएंगे, लेकिन वो बाहर निकल के नहीं जा पाएंगे। सो वो जो तापमान को है वो रिटेन कर पाएंगे ताकि वो फसल कर पाए। वही इफेक्ट अभी पृथ्वी के ऊपर हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, कि हमने इतने सारे जो उसको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस के नाम पे जाना जाता है। ये लाइफस्टाइल रहा है, इंडस्ट्रियलिज्म रहा है, जिसकी वजह से हमने इतने गैस रिलीज किए हैं। वो क्या करता है कि एक ब्लैंकेट के
के जैसे काम करता है, जिसके थ्रू में सूरज की किरणें तो अंदर आ जाती है, लेकिन वो जब वापस जाते हैं वो वहां पे ट्रैप हो जाते हैं। तो ट्रैप होने की वजह से ये जो भूमंडल है उसका तापमान और बढ़ जाता है, जिसको कि हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अभी वही हुआ है, इतने एमिशन हुआ है जिसकी वजह से ये एक ब्लैंकेट के जैसे काम करता है और लोअर एटमॉस्फेयर में ये टेम्परेचर को रिटेन करता है, जिसकी वजह से वार्मिंग सब जगह पे बढ़ा है। अभी इस बार दिल्ली में भी देखे होंगे 49 डिग्री 50 डिग्री हो गया। पहले होता था, लोग देखेंगे विंटर के बाद पहले फुल स्वेटर पहनते थे, फिर हाफ स्वेटर में आते थे। अब कोई स्कोप नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये उस सब चीजों में जुड़ा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है। हमने एसी यूज करते, ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर है। इनका जो पूछने का मकसद है, मैं यही सोच रहा हूँ कि आप यूज करिए, लेकिन उसको एक लिमिटेड तरीके से यूज करिए। उसका अल्टरनेटिव भी बहुत सारे आ गया है। विदेश में हम देखते हैं उनका साइकिलिंग का कल्चर बहुत है, बहुत लोग गाड़ी प्रेफर नहीं करते, तो गाड़ी के लिए थोड़ा हाईवे एक्सक्लूसिवली बना हुआ है, लेकिन लोग वहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है, वो भी कभी कभी साइकिल में आ जाते हैं। हमारे यहाँ पे तो सोच नहीं सकते। तो वो एक ये तरीका है कि इसका कारण ये है कि आप बचते हैं कि ये जो कार्बन एमिशन से ये जो फ्यूल यूज करते हैं वो फ्यूल यूज नहीं होगा। बहुत सारे कंट्री उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिए, इन द सेंस वो कहते हैं उस दिन नो कार डे, मतलब उस दिन कोई व्हीकल में नहीं चलेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगा। ये सब जो तरीका है, ये तरीका है इसको रोकने के लिए। आप कार्बन एमिट मत करिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े। ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़ने के लिए ये जो पूछ रहे हैं यही है। कुछ चीज में आप एक जुडिशियसली यूज करिए, कर रहे हैं तो, और कुछ चीज आप उसका अल्टरनेटिव दे सकते हैं ताकि ये कार्बन एमिशन को रोके और ग्लोबल वार्मिंग को रोके, मिनिमाइज हो जाए। अगला सवाल भी कुछ इसी से कनेक्टेड है। वो नदीम दिल्ली से पूछ रहे हैं। मेरा नाम नदीम है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर्यावरण पर कैसे प्रभाव डालेगा? क्लाइमेट चेंज एक जगह का हमारे क्या होता था कि एक पैटर्न बन जाता है, इतने टेम्परेचर होता है, तापमान इतना होता है, वर्षा इतना होता है, उस हिसाब से आपका सब चीज बना हुआ है। लेकिन ये जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, उसकी वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। उसका बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हमारा सारे जो भूमंडल में एनवायरमेंट का जो हम संतुलन कहते हैं वो बैलेंस ऑलरेडी बना हुआ है कि किसी पेड़ के लिए उतने ही टेम्परेचर चाहिए, उतने रेनफॉल चाहिए, फसल उगाने के लिए उसी टाइम पे बारिश होना चाहिए। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारे बिगड़ गया। कुछ समय में इतनी बारिश होती है, खड़े हुए फसल खराब हो जाती है। कुछ जगह पे इसका समंदर के ऊपर भी बहुत प्रभाव रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारे जो कोरल रीफ्स होते हैं वो खराब होने, उनका एक कंसेप्ट होता है ब्लीचिंग, वो शुरू हो गया। तो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हमारे लाइफ में हर तरीके से, लाइफ एंड लाइवलीहुड, जीवन और आजीविका दोनों के ऊपर पड़ रहा है। ये एक वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल थ्रेट हम मान रहे हैं इसको आज के दिन में। और हमें ऐसा लगता है कि सवाल तो हमारे पास एक बहुत ही लंबी फहरिस्त है। अगर आप इजाजत दे तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक हम ले लें। तो आइए सुनते हैं
बातें चल रही हैं कार्यक्रम अभ्यास में। हमारे साथ इस वक्त हैं प्रोफेसर शुभकांत महापात्रा, जो कि इग्नू में भूगोल के प्रोफेसर हैं। और अगला सवाल है, ये सवाल भेजा है मनोहर भाटी। मेरा नाम मनोहर भाटी है। मेरा सवाल है कि अपघटन की प्रक्रिया में निक्षालन की क्या भूमिका है? निक्षालन को हम इंग्लिश में जो टर्म कहते हैं वो है लीचिंग। उसका मतलब ये होता है कि ये निक्षालन की एक प्रक्रिया है। सपोज मैं सॉइल के कॉन्टेक्स्ट में, मृदा के कॉन्टेक्स्ट में देखूं इसको, मृदा का निक्षालन, तो मृदा में जो सारे केमिकल कंपोनेंट्स होती है जिसकी वजह से खेती कहीं पे अच्छे होते हैं कहीं पे नहीं होती, जब भी कोई लिक्विड के साथ संस्पर्श में आता है तो वो उसको बहा के ले जाता है, उस लेयर को जो हटा देता है। वो लेयर को हटा देता है और उस लेयर, क्योंकि वो सल्यूबल होता है, पानी में घुल मिल जाता है, वो वहां से हट जाता है। इस प्रक्रिया को हम निक्षालन कहते हैं। दूसरा सवाल जो हम आपसे पूछने जा रहे हैं वो लव कुमार। I am Love Kumar from West Champaran, Bihar. My question is, India has recently decided to the year 2070 which target to complete zero carbon emissions in the country. So how it is possible? भारत ने हाल ही में वर्ष 2070 का फैसला लिया है, जिसका लक्ष्य देश में शून्य कार्बन उत्सर्जन को पूरा करना है। तो ये क्या संभव है? इसके ऊपर तो बहुत ही लंबा डिबेट चली है विकासशील देश और विकसित देश के बीच। बहुत दिन तक डिस्कशन हुआ, क्योंकि विकासशील देश इसको मानते नहीं थे। मानते इसलिए नहीं थे, उन्होंने इसी बात पे अड़े हुए थे कि हमारे बहुत सारे प्रायोरिटी है, अभी हमारे देश में और सारे काम करना है, तो इसको कमिट करने से हमको बहुत सारे चीजों में रोक लगाना पड़ेगा, जो कि हमारे हो सकता है इकोनॉमी के ऊपर भी प्रभाव डाले। क्लाइमेट चेंज का हर साल एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसको हम कहते हैं कॉप कहते हैं, COP। उसमें क्या होता है, 26th कॉप जो है वो ग्लासगो में हुआ था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसमें गए थे। और उन्होंने ये जो 2070 की बात कर रहे हैं, ये जो कार्बन न्यूट्रलिटी की, जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी जिसको कहते हैं, उसमें उन्होंने अनाउंस किए कि भारत 2070 तक जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी लेके आएगा। वहाँ पे भी एक 5 सूत्री प्रोग्राम की भी बताए हम कैसे कैसे करेंगे। फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन उन्होंने कमिट किए हैं, तो उस तरीके से हम अपने आप को मॉडिफाई करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि हम आगे चल के जितने सारे ऊर्जा का स्रोत होगा 50% हमारे वो होगा रिन्यूएबल सोर्सेज से होगा। जैसे कि हम ये कह सकते हैं सूर्य के किरणें से, सोलर एनर्जी। क्योंकि एक ग्लोबल प्रोग्राम है सोलर एलियंस, जिसमें कि इंडिया बहुत लीड लिया है, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जितने से जितने सोलर एनर्जी यूज करें, विंड एनर्जी। तो इस तरीके से जो पॉल्यूशन फ्री है उसको यूज करने के लिए हमने कोशिश कर रहे हैं, और उसी डायरेक्शन में उन्होंने कहा कि 2070 में हम कोशिश करेंगे। ये कमिटमेंट है। अगला सवाल शिवराज खेकड़ी राजस्थान से। मैं शिवराज कुमार। मेरा प्रश्न यह है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? गर्मी के मौसम में भी ओलावृष्टि का होना व सर्दी का कम या अधिक देरी से पड़ना जलवायु परिवर्तन से किस तरह से संबंधित है? दोनों का अलग अलग चीज है। ये बहुत टेम्पररी या क्षणिक हम कह सकते हैं कि वो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर का जो मेजर डिफरेंस होती है उसकी वजह से वो ओला का फॉर्मेशन होता है और जिस बारिश होती है। मेरे हिसाब से इसका कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है कि सर्दी में कम होगा, सर्दी ज्यादा होगा, इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। सवाल और उसके बाद हम एक दूसरा सेगमेंट सुनेंगे। ये है साधना शुक्ला का। मैं साधना शुक्ला जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से हूँ। हमारा आपसे प्रश्न है कि एल्बिडो और एल नीनो क्या है? ये जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए, एल्बिडो और एल नीनो दो अलग अलग चीज है। एल्बिडो ऐसा होता है कि जो हम कहते हैं कि सूरज का किरणें जब धरती पे आती है और वो फिर वापस चली जाती, वो एक पूरे साइकिल है। 100% जितना आता है उतना वापस चला जाता है। लेकिन जो हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं रिफ्लेक्टेंस, हर जमीन के ऊपर जो जो हमारे भू आकृतियां है या जो जो पदार्थ है उसके ऊपर इसका रिफ्लेक्टेंस अलग अलग होती है। ये जो अलग अलग तरीके की रिफ्लेक्टेंस होती है
उसको हम एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो जब सबसे ज्यादा होता है वो व्हाइट पे होता है, वो हमें पता है क्योंकि वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और सबको पता है ब्लैक सबको ऑब्जर्व करता है। तो इसीलिए व्हाइट के ऊपर एल्बिडो इसलिए सबसे ज्यादा आपका स्नो और आइस कवर के ऊपर होती है। सपोज आपके कोई ब्लैक है या टुवर्ड्स ब्लैक है, गंदगी पड़ा हुआ है, वो जल्दी ऑब्जर्व कर लेगा, वो उतना रिलीज नहीं करेगा। उस तरीके से हो रहा है। एल नीनो ये एक फेनोमेना है, वेदर फेनोमेना है जो कि साउथ अमेरिका के कोस्ट में देखने को मिलता है। और ये जो वर्ड एल नीनो है ये एक स्पेनिश वर्ड से आया है जिसका नाम है बॉय चाइल्ड। उसका मतलब ये होता है कि ये जो समंदर में होते थे, इस तरीके से जो गर्माहट उनको पहली बार जो समंदर में लोग होते थे उनको देखने को मिला था, उन्होंने फिर उसको पता किया क्योंकि वो कब होता है, वो क्रिसमस के टाइम पे होता है। बॉय चाइल्ड मीन्स वो जीसस को वो रेफर करते हैं। तो ये जो एक फेनोमेना है समंदर में, ये जो गर्म होके वार्म करंट की वजह से ये रेनफॉल बहुत साउथ अमेरिका के कोस्ट और सेंट्रल अमेरिका में बहुत होती है बारिश। तो इसका भी मानसून के साथ रिलेशन है। लोगों ने उसको साइंटिफिकली 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन लोगों ने ये भी कहा है कि मॉडल यही कहता है कि एल नीनो जिस साल एक्टिव रहा है उस साल मानसून वीक रहा है। एक एक्सेप्शन है, लेकिन एक रिलेशनशिप लोगों ने बताया कि जिस साल ला नीना, इसका अपोजिट है, ला नीना होता है, उस साल मानसून और ज्यादा ज्यादा बारिश होती है। तो एक तरीके से ये हम एल नीनो ला नीना को मानसून के साथ ये एक मॉडल के साथ जोड़ सकते हैं। और दोस्तों अब एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग सेगमेंट आपके लिए, फैक्ट फाइल। 1813 का चार्टर एक्ट शिक्षा की दिशा में पहला कदम था जिसे भारत सरकार का एक उद्देश्य बनाया गया। भारत के गवर्नर जनरल का पद 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बनाया गया था, जिसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया। 1854 के वुड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दिल्ली षड्यंत्र मामला, जिसे दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है, 1912 में रचा गया, जिसने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की योजना बनाई थी। असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। 1930 में कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी कि पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम का एकमात्र उद्देश्य था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने आंशिक रूप से भारत और पाकिस्तान के अस्तित्व के संवैधानिक आधार के रूप में कार्य किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहरली द्वारा गढ़ा गया था, जो एक समाजवादी और एक ट्रेड यूनियनवादी भी थे। कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में एटली सरकार द्वारा भारत में अंग्रेजों से भारतीय नेतृत्व को सत्ता के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से भारत भेजा गया एक उच्च शक्ति वाला मिशन था। धन्यवाद पूनम। फैक्ट फाइल के बाद हम फिर हाजिर हैं कुछ एक सवाल जो हमारे पास है, और साथ ही हमारे एक्सपर्ट जो इस वक्त आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। हमारा सवाल ये आया है, मैं नीतीश कुमार नई दिल्ली मंडी हाउस क्षेत्र से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन क्षेत्र का बनना चिंता का विषय रहा है। छेद के बनने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ पर्यावरणीय समस्या होते हैं जो वैश्विक होती है, जिसको हम ग्लोबल फिनोमेना कहते हैं। क्लाइमेट चेंज उसी में एक है। इसको हम वैश्विक इसलिए कहते हैं कि देश जो कर रहा है जरूरी नहीं वही भुगतेगा, सब भुगतेंगे उसकी वजह से। तो ये जो ओजोन लेयर डिप्लीशन भी एक वैश्विक फिनोमेना है, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। एक चीज मैं यही कहूंगा कि पहले तो बहुत ये प्रॉब्लम हुआ था। ये प्रॉब्लम बेसिकली होता है कहाँ से, जो इसका जो मेन जो गैस रेस्पॉन्सिबल होती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन और गैसेस, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये सब आते हैं। तो ये सब आता था कहाँ से, जो हम डिओड्रेंट बनाते हैं, स्प्रे बनाते हैं, हाई स्पीड जेट एरोप्लेन होती है, ये लोग जो निकलता है,
तो ये रेस्पॉन्सिबल था। लेकिन इसका एक अच्छी चीज ये है कि हम बहुत सारे जो वैश्विक समस्या है उसको अभी भी सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन इसमें हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। पहले क्या हुआ था, साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों में ये हुआ था, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्या होता था इसमें स्किन कैंसर, क्योंकि एक परत होती है, ओजोन लेयर होती है, उसका मेन काम ये था कि सन रे जो अर्थ पे आती है उसमें जो अल्ट्रा वायलेट रे होती है उसको वो ऑब्जर्व कर लेता था। अच्छा, वो हट जाने से क्या होता है, वो अल्ट्रा वायलेट रेज पूरे सीधे पृथ्वी पर आता है, और जिसमें कि लोगों का स्किन कैंसर, ये सारे बहुत सारे पेड़ पौधे के ऊपर प्रभाव इसके होता था। लेकिन एक शुरू से बोला कि इसमें एक अच्छी चीज हमको देखने को मिला, ये है कि 1988 में इसको कंट्रोल करने के लिए एक मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ था, जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम पे जानते हैं, जिसको इंडिया पहले साइन नहीं किया था। 1987 में इंडिया साइन नहीं किया था। इंडिया फिर 1992 में उस पर साइन किया, क्योंकि सिग्नेटरी होने के बाद आपके ऊपर बहुत सारे बाइंडिंग हो जाते। लेकिन उसका जो अच्छा नतीजा ये रहा, पूरे विश्व इसको अभी कंट्रोल कर पाए हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ था वो कम हो रहा है, और ये प्रेडिक्ट किया गया है बाय 2030 नॉर्थ पोल के ऊपर वो जो ओजोन होल बना हुआ था वो खत्म हो जाएगा। 2 सवाल बाकी हैं, कार्यक्रम लगभग अंतिम पड़ाव पे है। महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, ये घटना चिंता का कारण क्यों है? ये छवि खरबंदा और रवि मेरठ यूपी से। मेरा नाम छवि खरबंदा है। मेरा यह सवाल है कि महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह चिंता का कारण क्यों है? मेरा नाम रवि है, मैं मेरठ से हूँ। मेरा क्वेश्चन है, महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह घटना चिंता का कारण क्यों है? समझाने के लिए, जल में एसिड का अंश बढ़ जाने से वो पूरे के पूरे जो जल का जीव जंतु है, एक्वेटिक लाइफ जिसको हम कहते हैं, उसमें भी उनके ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ती है। तो उससे क्या होता है, उनका एक्सटिंक्शन होने के भी चांसेस है। कोरल जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। अच्छा। कोरल एसिडिटी थोड़ा सा बढ़ने से कोरल ब्लीचिंग शुरू हो जाएगी, कोरल खत्म हो जाएंगे, और कोरल खत्म हो जाएंगे उनको खा के भी बहुत सारे जीव जंतु। तो ये जो सारे फाइटोप्लैंक्टन से एक तरीके से आप ये कह सकते हैं समंदर के अंदर का लाइफ लाइन है, और ये जब खत्म हो जाएंगे तब तो फिर समंदर खत्म है, कोई जीव जंतु नहीं होंगे, अब सारे के सारे लाइफ खत्म हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन का खत्म होने का मतलब। और ये एसिडिफिकेशन से आपने बिल्कुल इसी सवाल को टच किया है, जो कि संस्कृति राज मुजफ्फरपुर से, उन्होंने भी यही बात पूछी है। मेरा नाम संस्कृति है। क्या होगा यदि किसी कारण से समुद्र का फाइटोप्लैंक्टन पूरी तरह से नष्ट हो जाए? फाइटोप्लैंक्टन से हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। समंदर के अंदर जितने सारे मछलियां हैं वो भी उसको खाते हैं। आप देखेंगे कुछ कुछ एरिया है वर्ल्ड में, उसको मेजर फिशिंग ग्राउंड कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्लैंक्टन बहुत पाया जाता है। जब फाइटोप्लैंक्टन नहीं रहेंगे, फिशिंग कहाँ से आप करेंगे? टूरिज्म का बहुत बड़ा है ऑस्ट्रेलिया में, जब वो खत्म है कौन घूमने जाएगा? उस तरीके से टूरिज्म भी सफर होगा, पूरा सफर करेगा, सारे के सारे सफर करेंगे। सवालों के जवाब आपने दिए, लेकिन अब हम आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि आप परीक्षार्थियों से सवाल पूछें और जिसका जवाब हमें 8 जून तक प्राप्त हो जाने चाहिए। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर वो ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। मेरा सवाल, कार्बन सिंक हम किसको कहते हैं और कार्बन सिंक का मुख्य स्रोत क्या है? उसका ना होने से हमें क्या दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा? तो भाई सवाल हमारे श्रोताओं ने अच्छे से सुन लिया होगा। अब हम एक छोटी सी जानकारी दे दें आपको आगामी परीक्षाओं की। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 यूपीएससी द्वारा 5 जून को आयोजित की जाएगी। गुजरात हाईकोर्ट के सिविल जज के कैडर के लिए प्रारंभिक परीक्षा 5 जून को आयोजित की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए ईएसआईसी एसएसओ चरण 1 प्रारंभिक परीक्षा 11 जून को आयोजित होने वाली है। धन्यवाद दीपमाला। और सफलता किसे अच्छी नहीं लगती, बस एक जज्बा होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए और सही गाइडेंस होना चाहिए। एंड नॉट टू फॉरगेट अभ्यास। और आप जो भी पढ़ाई करें उसे बार बार रिवाइज करें और सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 8 जून। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे मैं इजाजत लेना चाहूंगी। हमारे एक्सपर्ट का यहाँ आने का, हमसे इतनी सारी जानकारी शेयर करने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले शनिवार इसी वक्त आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी विनीता को दें इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।
विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभ्यास श्रृंखला की 10वीं कड़ी। आज की चर्चा का विषय था पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। इसमें भाग ले रहे थे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर शुभकांत मोहपात्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।